नाज़रीन, एक बड़ी टैंकर वॉर जो है वो एस्केलेट हो रही है। अमेरिका ने ऑयल टैंकर्स पकड़े हैं इंडियन ओशन के अंदर और अब खतरा यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में टैंकर जो है वो कैप्चर कर सकता है। तो अमेरिका ने साथ ही अपने टैंकर्स को यह ऑर्डर जारी किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरते हुए और गल्फ ऑफ ओमान से गुजरते हुए इंतहाई एहतियात का जो मुजाहरा करें और जो है वो वहां पर कोई भी वाकया जो वो पेश आ सकता है। यानी अमेरिका को खतरा यह है कि ईरान उनके टैंकर्स पकड़ सकता है। उधर रशियन के जो टैंकर्स हैं वो यूरोपियंस पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है इसका रिएक्शन फिर रशिया बहुत दूसरे तरीके से देगा। तो ये एक नेवल वॉर जो है वो हमें देखने को नजर आ रही है और ये बड़ी एक्सपेंसिव होने वाली है। ये जो ऑयल टैंकर्स को पकड़ना है और उनके ऊपर अटैक हैं और नेवल ब्लॉकेड्स हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो वो हिट करेंगे और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको ये जो वो हिट कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे से आगे जो वो एस्केलेट हो रही है। अच्छा, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सिर्फ ऑयल नहीं गुजरता है बल्कि जाहिर है बाकी सारा सामान भी तो वहां से गुजर रहा। ईरानियन ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो लिमिटेड रिस्पॉन्स नहीं होगा, इस बार कैलकुलेटेड और लिमिटेड रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसी दरमियान नाज़रीन, रीजन के अंदर हमें एक मेजर रिकंसिलिएशन जो वो देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पे ईरान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात, ईरान मिस्र ताल्लुकात, टर्की मिस्र ताल्लुकात, टर्की ईरान ताल्लुकात, ये सब मेजर रिकंसिलिएशन है। और अभी जो बड़ा दौरा हुआ है वो है जॉर्डन के जो किंग हैं वो टर्की पहुंचे हैं और जॉर्डन और टर्की बहुत बड़ी दोनों की हिस्ट्री है। टर्की यानी कि सल्तनत उस्मानिया, और सल्तनत उस्मानिया ही के दौर में जो जॉर्डन किंग की फैमिली है, हाशमी खानदान, शरीफ मक्का, ये सल्तनत उस्मानिया में ही इनके पास हिजाज का ये सारा इंतजाम था और ये शरीफ मक्का के नाम से ज़ाहिर है इस हिसाब से वो फेमस हैं, ठीक है ना, हाशमी फैमिली। तो लेकिन इन्होंने अपना अलायंस जो है वो बरतानिया के साथ किया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, और फिर बरतानिया ने कहा कि हम आपको ये सारा जो अरेबियन पेनिसुला है इस पर आपकी हुकूमत आपको देंगे। लेकिन बाद में ज़ाहिर इनके साथ धोखा हुआ और उधर ये जो इजरायली हैं ज़ाहिर इनके साथ मुआहदा हो चुका था, बरतानिया का खुफिया मुआहदा, तो इनके साथ धोखा हुआ और फिर इनको ये जॉर्डन वाला इलाका जो वो दे दिया गया। तो ये वो हाशमी खानदान है। तो आज यानी हाशमी खानदान तुर्की पहुंचा है। तो ये मेजर रिकंसिलिएशन है जो इस वक्त हो रही है और टर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं वो भी ज़ाहिर है जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान नाज़रीन, चाइना ने मेजर स्ट्राइक की है ऑन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के ऊपर एक बड़ा अटैक जो है वो चाइना की जानिब से किया गया है। जो कोल्ड वॉर एक शुरू हो चुकी है वो कोल्ड वॉर अब समझ लें कि हीट अप हो रही है। चाइना की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठाया गया है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को हिला के रख दिया है। चाइना फिर चाइना है और चाइना का एक एक इकदाम जो है वो बहुत इंपैक्ट रखता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चाइना ने अपने बैंक्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, बाकी कंपनीज को ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि वो अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन जो होल्डिंग्स हैं खास तौर पर, यानी जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत के हैं जो चाइनीज के पास हैं, तो वो सेल करना जब वो शुरू कर दें। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जब वो हिल गई है। ये अमेरिकन बॉन्ड्स जो हैं ये समझ लें कि सेफ हेवन समझे जाते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो चाइना अगर इसको बेच रहा है तो इसका मतलब बाकी जो हैं वो भी देखेंगे कि भाई यहां पर होने क्या जा रहा है और जो क्रेडिबिलिटी है वो गिरने जा रही है और बाकी सारे भी वो बॉन्ड्स बेचकर जो सोना है वो खरीदना शुरू कर देंगे। चाइना जो वो तेजी के साथ सोना खरीद रहा है और चाइना की जानिब से ये इकदाम करना इसका मतलब यह है कि डॉलर की जो बादशाहत है उसका खात्मा होने जा रहा है। फॉर ईयर्स चाइना ये असेस करता रहा है कि ये वाली मूव उनको कब करनी है, ये वाला इकदाम उनको कब उठाना है। तो जब भी ये इकदाम आना था उसका मतलब यही होना था कि अब डॉलर के ऊपर जो स्ट्राइक है वो चाइना करने जा रहा है, डॉलर के ऊपर जो अटैक है वो चाइना करने जा रहा है। ये फॉर ईयर्स इसमें ये असेसमेंट होती रही है। आपको पता है कि अच्छा, चाइनीज ने जो जिस तरह से वो वेस्टर्न एम्पायर के साथ लड़ रहे हैं ऐसे भी कोई नहीं लड़ सका है। जिस विजडम के साथ, जिस पेशेंस के साथ, जिस समझदारी के साथ और जिस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ। अच्छा, सोवियत यूनियन तो कुछ भी नहीं था, यानी सोवियत यूनियन नहीं लड़ सका उस तरह वैसे जिस तरह चाइना लड़ रहा है। अब चाइना जो है वो 90 से डॉलर खरीद रहा है, 90
के इरा से चाइना जब वो डॉलर खरीद रहा है, डॉलर जमा कर रहा है, इतने अमेरिका के पास मतलब उनसे भी ज्यादा डॉलर ये चाइना लेकर बैठा हुआ है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डॉलर इनके पास है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर वो उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो यानी जो डॉलर की आप समझ लें कि वो बहुत ज्यादा चाइना के हाथ में है। यानी डॉलर को हिलाना जब चाइना चाहे तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ कार्ड्स हैं कि वो इसको हिला सकता है, तो वो हिलाना जो वो चाइना ने शुरू कर दिया। और बैंक्स और इन सब को चाइना ने बकायदा ऑर्डर किया। चाइनीज अथॉरिटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्लियरली टोल्ड प्राइवेट एंड कमर्शियल बैंक्स के वो डॉलर डोमिनेटेड जो बॉन्ड्स हैं वो वापस करें। और ब्लूमबर्ग ने इस पर लिखा है कि कॉन्फिडेंस रन्स थिन अमंग स्टॉक ट्रेडर्स, यानी जो कॉन्फिडेंस है वो थिन पड़ रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है। चाइना अर्ज बैंक्स टू कर्ब एक्सपोजर टू यूएस ट्रेजरीज अमिड बैंकिंग रिस्क। अच्छा जी, चाइना ने एडवाइस किया है मेजर बैंक्स को कि वो यूएस जो ट्रेजरीज हैं उसको बेचें। मार्केट जो है वॉलेटिलिटी है और रिस्क है कंसंट्रेशन का। ये न सिर्फ अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा किस नौयत का है, उसमें ये बॉन्ड्स भी शामिल हैं। यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स उन्होंने जारी कर रखे हैं, जो यूरोपियंस ने खरीदे हुए हैं, जो जापानीज ने खरीदे हुए हैं, जो चाइना ने खरीदे हुए हैं, जो इंडिया ने खरीदे हुए हैं, यानी दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स। लेकिन जो मेजर जिनके पास बॉन्ड्स हैं वो यूरोपीय यूनियन है, वो चाइना है और बाकी फिर ये जापान वगैरह ये कुछ मुल्क हैं। लेकिन मेजर जो दो बड़े प्लेयर हैं वो यूरोपीय यूनियन और चाइना है। तो इन्होंने वो बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स वो देते हैं और उसके नतीजे में वो कर्ज जिस तरह से यानी कि उसके नतीजे में वो कर्ज लेते हैं। तो अब ये बॉन्ड वो वापस कर रहे हैं और इसके बदले में वो गोल्ड खरीद रहे हैं। डॉलर भी नहीं ले रहे, गोल्ड ले रहे हैं इसके बदले में। तो चाइना का जाना तो अब सारे बाकी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं और सारी गवर्नमेंट्स हैं वो देख रही हैं, अगर चाइना ये कर रहा है तो फिर कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा जो वो तेजी आएगी। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स हैं ये टाइम बाउंड हैं, यानी ये फौरी जाकर आप सेल नहीं कर सकते। देयर इज एन ऑप्शन जो यूरोपीय यूनियन असेस कर रही थी और चाइना कि हाँ, मिसाल के तौर पे एक ही अटैक में डॉलर का खात्मा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन के जब ये अभी फटा चल रहा है ग्रीनलैंड और ये वो सारा, तो वो सोच रहे थे कि वो वाला ऑप्शन लिया जाए कि एक ही दफा ये सारे बॉन्ड्स वापस कर दिए जाए। लेकिन उसमें यूरोपीय यूनियन और चाइना और बाकी मुल्कों को भी जो ऐसा करेंगे उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि ये टाइम बाउंड है ना कि इसमें आपने देने हैं तो और फिर कुछ दिन इंतजार करना है, यानी फौरी आप उसके बदले में नहीं ले सकते। और ये लिखा हुआ है उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि ये बॉन्ड वापस करने के लिए कुछ टाइम दरकार होगा। तो अगर वो फौरी करेंगे तो वैसे भी कीमत गिर जाएगी, तो इससे उनको भी नुकसान होगा। तो ये है कि इसको ग्रेजुअल प्रोसेस के जरिए वापस किया जाए ताकि वो जो प्रॉफिट है वो भी कम ना हो, जिस प्राइस के ऊपर लिया है उसी के ऊपर वापस किया जाए। बहुत मेजर वो वापस करेंगे तो फिर उनको भी लॉस होगा, देने वालों को भी लॉस होगा। तो ये चाइना और आप बाकी इन्वेस्टर्स, बाकी बैंक्स, बाकी गवर्नमेंट्स, उधर भी ये प्रोसेस आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा वाकया है। इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हिली हुई है। अच्छा, उसके साथ अमेरिका ने एक्यूज किया है चाइना को कि ये सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये अमेरिका ने एक्यूज किया है चाइना को, सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। चाइना ने इसको डिनाई किया कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। अब जो नाज़रीन दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है और आ चुका है वो है कि जो स्टार्ट ट्रीटी है ये खत्म हो चुकी है। 40 साल तक ये मुआहदे चलते रहे अमेरिका और रशिया के दरमियान, साबका सोवियत यूनियन के दरमियान, न्यूक्लियर के रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, न्यू वॉरहेड्स के हवाले से, नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से। रशिया ने भी मजीद नहीं बनाया, अमेरिका ने भी नहीं बनाया, अब ये खत्म हो चुका है। तो रशिया बहुत ज्यादा इस हवाले से संजीदा है और वार्न कर रहा है अमेरिका को कि अगर ये रीन्यू ना हुए तो फिर जाहिर है कि चाइना और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो वो करने जा रहा है। अच्छा, अब अमेरिका ये कह रहा है कि नई ट्रीटी के अंदर चाइना को शामिल किया जाए। अच्छा, चाइना कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा, चाइना इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वाई? क्योंकि चाइना अभी पीछे है अमेरिका से और इवन रशिया से, क्योंकि चाइना के पास 600 बॉम्ब्स हैं न्यूक्लियर और इनके पास हजारों में हैं। तो अभी चाइना किसी आर्म्स रिस्ट्रिक्शन मुआहदे में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, उधर रशिया का मुतालबा यह है कि जो भी नया मुआहदा होगा उसमें बरतानिया और फ्रांस को भी शामिल किया जाए।
अब वो पता नहीं इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो अमेरिका कह रहा है चाइना को शामिल करो, रशिया कह रहा है फ्रांस और बर्तानिया को शामिल करो, क्योंकि इससे पहले जो माहदे हैं वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थे, दो मुल्कों के दरमियान। तो अब ये यानी अभी तो यूक्रेन जंग, अभी तो मिडिल ईस्ट का मामला, अभी तो ईरान जंग, जो दुनिया को इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज का सामना है ना, वो ये वाला मुआहदा है, एक ग्लोबल एग्रीमेंट न्यूक्लियर और बाकी आर्म्स की रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से। अगर ये तय ना हुआ, असल दुनिया को चैलेंज ये है, अभी तो ये अमेरिका इधर उधर जंगों में मजीद उलझने की कोशिश कर रहा है ना, असल जो करने वाला काम है वो दुनिया को ये है, दुनिया की सेफ्टी के लिए। वरना खुद रशिया ने कहा है कि दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी मजीद अगर ये मुआहदे दोबारा एक्सटेंड ना हुए, दोबारा रीन्यू ना हुए। अब इंडियन ओशन में जनाब अली अमेरिका ने ऑयल टैंकर पकड़े हैं और पेंटागन ये कह रहा है कि ये वो ऑयल टैंकर हैं जो वेनेजुएला का ब्लॉकेड तोड़कर वहां पर पहुंचे और हम इनको परसू कर रहे थे और इंटरसेप्ट कर रहे थे और इंडियन ओशन में आकर इंटरसेप्ट किया। वेनेजुएला का ब्लॉकेड ये तोड़कर उन्होंने इंडियन ओशन में। अब आप देखें ना कि अगर अमेरिका इस लॉजिक के साथ दुनिया के किसी भी कोने में कि कोई भी ऑयल टैंकर पकड़ सकता है, ज़ाहिर है ये ईरान का ऑयल टैंकर होगा, ये रशिया का होगा। अगर वो इस लॉजिक के साथ, ये तो सीधी सीधी पायरेसी है ना कि आप एक नेवल ब्लॉकेड लगाएं और फिर ऑयल टैंकर पकड़ लें। भाई ये क्या कानून है भाई, ये तो फिर कोई भी दुनिया का मुल्क कर सकता है। अमेरिका किस अथॉरिटी के साथ ये कर रहा है? ये तो फिर रशिया भी कर सकता है, ये चाइना भी कर सकता है, ये ईरान भी कर सकता है। अमेरिका ने सैंक्शन किया है इन टैंकर्स को और ब्लॉकेड लगाया है, अब कह रहे हैं कि चूंकि ये ब्लॉकेड तोड़कर भागे हैं तो इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं। तो ये दोनों काम तो चाइना, रशिया और ईरान भी कर सकते हैं, सैंक्शन लगाएं और साथ जो है वो नेवल ब्लॉकेड करें और कोई भी टैंकर जाता हो पकड़ लें। तो ये खतरनाक इकदाम है, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक इकदाम है जो अमेरिका की जानिब से उठाया गया है। अब अमेरिका को खतरा यह है कि आबनाए हुर्मज़ से उनके टैंकर जब पकड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं कि उनके जो ऑयल टैंकर्स हैं वो जरा एहतियात से गुजरें और बिल्कुल ईरानियन जो वाटर्स हैं उसके करीब बिल्कुल मत जाएं और ऑयल टैंकर जब वो पकड़े जा सकते हैं, अमेरिका के भी और बाकियों के भी। शिप्स जो ट्रांजिट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से हैव बीन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिटेंशन एंड सीजोर बाय ईरान। ईरान उनको कैप्चर कर सकता है। उधर यूरोप ने कुछ देर पहले नई सैंक्शन लगाई हैं, 42 नए जो रशियन टैंकर्स हैं उनको भी शैडो फ्लीट के अंदर शामिल कर लिया गया है। यानी ये वो एक और ऐसा इकदाम कर रहे हैं कि एक तैयारी कर रहे हैं रशियन टैंकर्स को पकड़ने की। अब ये 42 मजीद इनलीगल हो गए एक तरह से। अब इनको अगर वो पकड़ते हैं तो ये तैयारी उनकी यही है कि रशिया और जो बरतानिया और फ्रांस है वो ये टैंकर जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर है इसका नतीजा आएगा। तो ये टैंकर्स वॉर हमें नजर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये बैकबोन बन चुका है ईरान की डेटरेंस की और ईरान के सर्वाइवल के लिए, और ये स्विस आर्मी के नाइफ की तरह है और डिफेंस और ऑफेंस ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो स्विट्जरलैंड की आर्मी है उसके जो चाकू हैं, नाइफ है, वो बहुत फेमस है, ठीक है ना, स्विस गार्ड बहुत फेमस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्विस नाइफ बन चुका है, यानी उनके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज जो बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। ईरान की शूरा काउंसिल ये कह रही है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड नहीं होगा, ब्रॉडर रिस्पॉन्स हम देंगे अमेरिका को और उनकी बेसिस को और बाकी जो उनके तमाम एसेट्स हैं उसको जो है वो निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के जो की इंटरेस्ट हैं थ्रू आउट द रीजन वो निशाना बनेंगे। अब इसमें सिर्फ बेसिस नहीं आती, की इंटरेस्ट में सिर्फ बेसिस और सिर्फ शिप्स ये सारे नहीं आते, उसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं। और जो सोर्स ऑफ एग्रेसर है इस रीजन में वो हमारा बुनियादी निशाना होगा। अब ये सोर्स ऑफ एग्रेसर वो इजराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम फुल अलर्ट के ऊपर हैं और हम एक ऐसे एनिमी का सामना कर रहे हैं जो हर लम्हे अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहा है। कभी वो कह रहा है हमें मुज़ाकरात करने हैं, कभी वो कुछ कह रहा है। तो हमें मुसलसल जो वो हाई अलर्ट के ऊपर रहना है क्योंकि हम एक ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जो हर अगले लम्हे अपनी स्टेटमेंट जब बदल रहा है। और चीफ ऑफ स्टाफ ने यह कहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज आर प्रिपेयर्ड टू कैरी आउट एनी मिशन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त कोई भी अटैक करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट आज जारी हुई है कि एक सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने मुसाद का हेडक्वार्टर जो वो उड़ाया
और वैल्यूड एट $150 मिलियन इन तल अवीव। तो बंकर उड़ाने की सलाहियत भी ईरान के पास है। अच्छा, उधर इजराइल ने यह किया है कि इजराइल एरो 4 सिस्टम जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। एरो 3 तक उनके पास है। इधर चूंकि ईरान ने खुरमशेर 4 डिप्लॉय कर दिया है, तो ये जो एरो 4 है ये एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम है। वो खुरमशेर जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब उसके जवाब में इजराइल जो है वो एरो 4, उधर खुरमशेर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान ने डिप्लॉय कर दिया है, उसके जवाब में इजराइल जो है वो एरो 4 सिस्टम जो डिप्लॉय करने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जंग दोनों तरफ से, डिफेंस भी और ऑफेंस दोनों अपनी अपनी तैयारी जो वो कर रहे हैं। तो ये अभी प्रोडक्शन के मरहल में है, अभी ये डिप्लॉय नहीं हुआ और ये एडवांस स्टेजेस के अंदर है। आने वाले दिनों में ये डिप्लॉय होगा। हो सकता है कि इजराइल इसका इंतजार भी करे, क्योंकि ये एडवांस नेक्स्ट जनरेशन ये एयर डिफेंस सिस्टम है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि जब तक ये नहीं डिप्लॉय हो जाता तब तक इजराइल हमला ना करे या अमेरिका हमला ना करे। देयर इज पॉसिबिलिटी। और इजरायली जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खबरदार किया है, हैरड्स लिख रहा है कि ये जो रेटरिक है रीजन में सुपीरियरिटी का में इरोड रीजनल टाइज, इससे जो हमारे रीजनल ताल्लुकात हैं वो खत्म हो रहे हैं। कि ये वाला जो रेटरिक है कि हम सुप्रीमेसी करेंगे, हम डोमिनेंस करेंगे। अच्छा, जो इजराइल का सदर है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया है और वहां पर बहुत बड़े मुजाहरे ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं उसके दौरे के जवाब में। किंग अब्दुल्ला जो हैं वो पहुंचे हैं टर्की, और वजह मैंने आपको बता दी, एक पूरी हिस्ट्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां पर हुए हैं। सीरिया, गजा, ईरान, ये सारा जो डिस्कस किया गया है। तो ये मेजर रिकंसिलिएशन जो है वो रीजन के अंदर हो रही है। और आज जो है फिर जॉर्डन के किंग जो है उनकी फ़लस्तीनी सदर के साथ भी मुलाकात हुई है, और उसमें वेस्ट बैंक के हवाले से जो नए इक़दाम उठाए गए हैं वो सारे डिस्कस हुए हैं। अच्छा, ये जॉर्डन और मिस्र को ये अब काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा है कि इनको अल्टीमेटली ये जंग लड़ना पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट बैंक से फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है टुवर्ड्स जॉर्डन, गजा से फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है टुवर्ड्स मिस्र। और इसी दरमियान जो है वो हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उन्होंने स्पीच की है, और जो इजरायली फौज दाखिल हुई है लेबनान के अंदर और एक लीडर को उठा लिया है, तो उस पर हिजबुल्लाह के चीफ ने स्पीच की है और लेबनी स्टेट को जिम्मेदार करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि जितना ज़्यादा ये लेबनी स्टेट कमज़ोरी दिखाएगी और सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी करेगी, तो इसके नतीजे में एग्रेशन इसराइल का बढ़ेगा। एक्शन करने की जरूरत है, खाली बातें करने से जब कुछ भी नहीं होगा। लेबनान की गवर्नमेंट बिल्कुल एक और ही गवर्नमेंट है, यानी उसका स्टांस जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके मुल्क में इसराइल घुसता है, उसके पर बमबारी करता है, उसके लोगों को मारता है, और लेबनीज गवर्नमेंट अपनी ही तंजीम को जिम्मेदार ठहराती है, अपने लोगों को जिम्मेदार ठहराती है। ये दुनिया की वाहिद गवर्नमेंट है जो दूसरे मुल्क के, भाई आप हिजबुल्लाह जैसी तैसी है, जो भी आप तनकीद करें, लेकिन लेबनान तो लेबनान है ना, आपका कंट्री है, उसमें कोई गैर मुल्की मुदाखलत कैसे हो सकती है? हिजबुल्लाह से आप मुज़ाकरात करें, उनको प्रेशराइज करें, वटेवर जो करना करें। ये क्या लॉजिक है कि दूसरा मुल्क घुस रहा है और उसको अलाउ किया जा रहा है, और उल्टा हर बार उसके घुसने पर अपने लोगों को मजीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है? पहले तो आप अपने बॉर्डर सिक्योर करें ना, उसके बाद अपने लोगों से बैठकर मुज़ाकरात करते रहें, उनको प्रेशराइज करें, वटेवर। तो ये बहुत ही अजीब स्टांस है लेबनीज गवर्नमेंट का। तो इस तरह के इकदाम से आखिरकार प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और कुछ ना कुछ तो फिर करना पड़ेगा। अब इजराइल ने घुसना शुरू कर दिया, घरों से लोगों को उठाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा ये ह्यूमिलिएशन वाली बात भी है। अच्छा, वो एप्स्टीन के मजीद जो लिंक्स सामने आए हैं। अच्छा, जो यूएई की डिप्लोमेट है, जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की परमानेंट हेड भी है और फॉर्मर एडवाइजर टू यूनाइटेड नेशन भी है, उसका 470 मरतबा नाम जो एप्स्टीन फाइल में आया, और उसमें अंडर एज जो गर्ल्स हैं उनका नाम भी आ रहा है कि वो यहां से लेकर जा रही है। तो इस तरह की ईमेल्स भी सामने आ रही हैं। और वन ऑफ द ईमेल में एप्स्टीन जो है वो ये बता रहा है कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने आया हुआ है कीव में टू विन द इलेक्शन। हर जगह पर वो जो है वो इन्वॉल्व है। और सऊदी अरेबिया ने 20 हाई स्पीड ट्रेन जो हैं वो स्पेन से ऑर्डर की हैं, स्पेन की कंपनी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं ये अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज कर रही हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रही हैं, इसलिए वो किसी भी एडवेंचर में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कोई ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहते हैं, वो कोई अब मजीद जंगें नहीं चाहते हैं, वो कुछ भी प्रॉक्सी वॉर ये वो अपने
इकोनॉमी पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इस सब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। खास तौर पर सऊदी अरेबिया वो बिल्कुल किसी एडवेंचर के लिए तैयार नहीं है, ना ही कतर, ना ही यूएई। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इन तमाम रीजनल पार्टनर्स को निगेट करते हुए ट्रंप फिर जंग करता है तो इसका नतीजा ज़ाहिर है उनके हक में नहीं आएगा। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय सुरगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।